इट्स अ वंडरफुल लाइफ। आज तक अमेरिका में जो 100 बेहतरीन फिल्में बनी हैं, उन 100 फिल्मों में इस फिल्म का नंबर 11वां है और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.6। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क के एक शहर जिसका नाम है बेडफोर्ड फॉल्स और ये वक्त होता है सन 1945 का। आज क्रिसमस का दिन है। इस शहर में एक आदमी रहता है जिसका नाम है जॉर्ज बेली। इसकी उम्र 38 साल की है और आज ये पूरा शहर जॉर्ज के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके दोस्त, सब के सब जॉर्ज के लिए गॉड से प्रेयर कर रहे हैं। कोई कहता है कि वो अच्छा इंसान है, कोई कहता है कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की, कोई कहता है कि उसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। और जब इतने सारे लोग सच्चे दिल से जॉर्ज के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सीधा स्वर्ग में एंजल के पास जाती है और वहां पर जो एंजल होते हैं वो एक दूसरे एंजल को बुलाते हैं। इस एंजल का नाम क्लेरेंस होता है, जिसे आज तक अपने विंग्स नहीं मिले और वो पिछले 200 सालों से अपने विंग्स का इंतजार कर रहा है। उसे बताया जाता है कि नीचे जॉर्ज धरती पर एक आदमी है जो सुसाइड करने के बारे में सोच रहा है और अगर तुमने उसकी मदद की तो तुम्हें तुम्हारे विंग्स मिल जाएंगे। तुम्हारे पास ये काम करने के लिए 1 घंटा है। लेकिन उसे धरती पर भेजने से पहले एंजल उसे कहते हैं कि तुम्हें जॉर्ज के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। इसीलिए एंजल क्लेरेंस को जॉर्ज का पास दिखाया जाता है और कहानी सन 1945 से 1919 में आ जाती है जब जॉर्ज मात्र 12 साल का होता है। जॉर्ज अपने भाई और दोस्तों के साथ बर्फ में खेल रहा होता है और तभी जॉर्ज का भाई बर्फ के टूटने से पानी में गिर जाता है। जॉर्ज भी पानी में कूदकर अपने भाई को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान जॉर्ज का लेफ्ट साइड का कान खराब हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज एक जगह काम करता है और वहां पर एक ड्रगिस्ट होता है, यानी कि जो दवाइयां बनाता है, जिनका नाम होता है मिस्टर गोवर। मिस्टर गोवर आज बहुत परेशान होते हैं क्योंकि सुबह सुबह उन्हें एक लेटर मिला था जिसमें यह लिखा होता है कि उनके बेटे की डेथ हो चुकी है। यहाँ पर वो जॉर्ज को कुछ दवाइयां देते हैं क्योंकि ये दवाइयां उन्हें किसी बच्चे के लिए भेजनी है जो कि बीमार है। लेकिन जॉर्ज देख लेता है कि मिस्टर गोवर ने बच्चे के लिए गलत दवा भेजी है, दरअसल एक पॉइजन है, और वो दवाइयां लेकर उस बच्चे के घर पर नहीं जाता। और जब जॉर्ज वापस आता है तो मिस्टर गोवर को फोन आता है कि अभी तक आपने दवाइयां क्यों नहीं भेजी। वो कहते हैं कि मैंने भेज दी है, लेकिन वहां से आवाज आती है कि हमें अभी तक दवाइयां नहीं मिली। इस बात पर वो जॉर्ज को बहुत मारते हैं। जॉर्ज उन्हें बताता है कि मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं क्योंकि मैंने वो लेटर देख लिया था और आपने परेशानी में गलत दवाइयां भेज दी थी। वो एक पॉइजन है, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं दी। और जब वो उन दवाइयों को स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने दवाइयों के बदले पॉइजन भेज दिया था। इस बात से उन्हें बहुत दुख होता है और वो जॉर्ज से माफी मांगते हैं क्योंकि जॉर्ज ने आज उनकी और एक बच्चे की जान बचा ली होती है। हेवन में एंजल क्लेरेंस, जिन्हें जॉर्ज की मदद करने के लिए धरती पर आना है, वो पूछते हैं क्या जॉर्ज ने ये बात कभी किसी को बताई। उन्हें बताया जाता है कि जॉर्ज ने इस बात को कभी भी किसी से डिस्कस नहीं किया। अब धरती पर वक्त दिखाया जाता है सन 1928 का और जॉर्ज कॉलेज से पहले अपना वर्ल्ड टूर करना चाहता है, जो कि उसका सपना है। उसकी वो पूरी तैयारी कर चुका है और यहाँ पर उसे एक लड़की भी मिलती है, मैरी, जो कि बचपन से उसका क्रश थी, यानी कि ये दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। और जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और जॉर्ज को बताया जाता है कि उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ है। जॉर्ज उनके साथ चला जाता है, लेकिन इस हार्ट अटैक में जॉर्ज के डैड की मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से जॉर्ज के ऊपर अपने परिवार की, अपने डैड के बिजनेस की जिम्मेवारी आ जाती है और इस वजह से जॉर्ज को अपना वर्ल्ड टूर कैंसिल करना पड़ता है और साथ ही साथ वो कॉलेज भी नहीं जा पाता क्योंकि उसके डैड की जो बिल्डिंग और लोन की कंपनी है, उस कंपनी को अब जॉर्ज को चलाना होगा क्योंकि बोर्ड मेंबर्स ये कहते हैं कि अगर इस कंपनी को आगे कंटिन्यू करना है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जॉर्ज को लेनी पड़ेगी क्योंकि उन्हें जॉर्ज पर भरोसा होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो इस शहर का सबसे अमीर आदमी होता है, जिसका नाम पॉटर है, वो इनकी कंपनी को खत्म करना चाहता है ताकि मार्केट से उसका कॉम्पिटिटर हमेशा के लिए हट जाए। जॉर्ज को बोर्ड मेंबर्स की बात माननी पड़ती है, नहीं तो उनकी कंपनी खत्म हो जाएगी। जॉर्ज के आज 2 सपने टूट गए। एक तो वो अपने कॉलेज नहीं जा पाया और साथ ही साथ उसका वर्ल्ड टूर का जो सपना था वो भी खत्म हो गया।
जॉर्ज के पास जो उसकी कॉलेज की फीस होती है वो अपने भाई हैरी को दे देता है ताकि वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके आए और उनकी जो बिल्डिंग और लोन की कंपनी है उस कंपनी को संभाल ले। और हैरी जो हमेशा से वर्ल्ड टूर करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, वो अपने सपने को पूरा करे और इस तरह की जॉब करे जिसमें उसे देश विदेश घूमने को मिले। 4 साल बीत जाते हैं और वक्त होता है सन 1932 का। हैरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके वापस आ जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसके साथ एक लड़की भी होती है जिससे हैरी ने शादी कर ली होती है। और साथ ही साथ जिस लड़की से हैरी ने शादी की होती है उसके डैड चाहते हैं कि हैरी उनके साथ उनके बिजनेस में शामिल हो जाए, जो कि हैरी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि जॉर्ज को इस बात का दुख होता है क्योंकि उसका जो सपना था वो एक बार फिर से टूट गया। वो जो करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा, लेकिन वो अपने भाई हैरी के रास्ते में नहीं आता। अब शहर में मैरी भी अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाती है और जॉर्ज उससे मिलने के लिए जाता है। ये दोनों हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे और इसके बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। और जब जॉर्ज और मैरी हनीमून के लिए जा रहे होते हैं, जिसके लिए जॉर्ज ने $2000 बचाए होते हैं, जो आज के समय में बहुत ज्यादा पैसे हैं, तभी जॉर्ज देखता है कि बहुत सारे लोग उनकी कंपनी की तरफ जा रहे हैं जो कि उनकी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं और उनकी कंपनी बंद होती है। जब जॉर्ज ऊपर जाता है तो उसके अंकल बिली बताते हैं कि उनके पास जितने भी पैसे थे उन्होंने वो सब के सब बैंक को दे दिए क्योंकि इनकी कंपनी के ऊपर बैंक का लोन होता है और अब इनके पास एक पैनी भी नहीं बचा, इसीलिए इन्होंने कंपनी का शटर डाउन कर दिया। और इस बात से पैनिक होकर शहर के जितने भी लोगों के यहाँ पर शेयर्स होते हैं वो सब के सब उनके बदले अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं। और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम पॉटर है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहता है। वो सबके शेयर्स खरीदकर इस कंपनी का मालिक बनना चाहता है, लेकिन जॉर्ज किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देना चाहता। वो वहां पर लोगों को बोलता है कि हमने तुम्हारे पैसों को तुम्हारे घरों को बनाने के लिए लगाया है। दरअसल ये कंस्ट्रक्शन में एक दूसरे का पैसा एक दूसरे के घरों में लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी लोग पहले स्लम्स में रहते थे जिसका पॉटर बहुत ज्यादा किराया वसूल करता था, लेकिन इस कंपनी की वजह से सबके पास अपने अच्छे घर होते हैं और इस बात से पॉटर को बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए वो इस कंपनी को बंद करवाना चाहता है। जॉर्ज ये बात सबको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर पॉटर का एक आदमी आता है और वो सबको बताता है कि तुम्हारे एक शेयर के बदले तुम्हें 50 सेंट्स मिलेंगे और सब के सब अपने शेयर्स बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पर जॉर्ज की वाइफ मैरी आती है। उसके पास $2000 होते हैं जो उनके हनीमून के लिए होते हैं, जो इन दोनों का सपना होता है। और मैरी और जॉर्ज अपने जितने भी पैसे होते हैं वो सब के सब इन लोगों को दे देते हैं, जिससे इनकी कंपनी बंद होने से बच जाती है। जॉर्ज ने अपनी जिंदगी में बचपन से जो कुछ भी चाहा उसे कभी कुछ नहीं मिला। उसने अपने भाई के लिए अपने कान को खो दिया, अपनी एजुकेशन छोड़ दी, उसने अपने वर्ल्ड टूर के सपने को तोड़ दिया और यहाँ तक कि उसे जो अपने भाई हैरी से उम्मीदें थी वो भी उसने उसकी खुशी के लिए छोड़ दी। और अब जब उसकी शादी हो चुकी थी, वो हनीमून पर जा रहा था, ये सपना भी उसका टूट गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जॉर्ज के अंदर जो आगे बढ़ने का हौसला होता है उसे कोई नहीं तोड़ पाया। वो आज भी ये सोचता है कि किसी भी तरह से अपने डैड की कंपनी को, जो कि उसके डैड ने पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए खोली थी, वो उस कंपनी को चलाएगा। वो उसे किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देगा। इसीलिए जॉर्ज पूरी मेहनत से और ईमानदारी से कंपनी में काम करता है और वो लोगों के लिए अपनी कंपनी के थ्रू और भी बहुत सारे घर बनवाता है। इस काम से पॉटर को बहुत नुकसान होता है क्योंकि 90% लोग जो कि स्लम्स में रहा करते थे, जो पॉटर को किराया देते थे, अब उनके लिए जॉर्ज ने अपने घर बनवा दिए। इसीलिए पॉटर जॉर्ज को अपने पास बुलाता है और वो कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मैं सालाना तुम्हें $20,000 दूंगा और साथ ही साथ तुम देश विदेश के टूर भी कर सकते हो जो कि कंपनी के लिए तुम्हें करने होंगे। और जॉर्ज का ये एक सपना भी होता है, लेकिन जॉर्ज को पता होता है कि पॉटर की इसके पीछे इंटेंशन क्या है। वो किसी भी कीमत पर उनकी कंपनी को बंद करवाना चाहता है, इसीलिए वो इस ऑफर के लिए साफ साफ मना कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जॉर्ज अपने काम को पूरी लगन से मेहनत से करता जाता है और वक्त आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें जॉर्ज को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि उसका एक कान खराब होता है। लेकिन जॉर्ज के भाई हैरी को उसमें शामिल किया जाता है, जिसमें वो दुश्मन देशों के कई प्लेन्स को धराशायी कर देता है।
जिसके लिए उसे प्रेसिडेंट से अवार्ड मिलता है। उसकी फ्रंट पेपर पर फोटो आती है। इस बात से जॉर्ज बहुत खुश होता है और साथ ही साथ उसके अंकल बिली भी। अब बैंक से एक आदमी जॉर्ज के ऑफिस में आता है और वो कहता है कि बैंक से जो तुमने लोन लिया है तुम्हें उसकी किस्त क्रिसमस से पहले चुकानी होगी, क्योंकि क्रिसमस पर सब छुट्टियों पर चले जाएंगे। इसीलिए जॉर्ज अपने अंकल बिली को $8,000 देकर बैंक में भेजता है और जब वो फॉर्म भर के पैसे जमा कराने जा रहे होते हैं तभी वहां पर पॉटर आ जाता है, वही बिजनेसमैन जो जॉर्ज की कंपनी को बंद करवाना चाहता है। पॉटर को देखकर बिली उसके पास जाता है। पॉटर के हाथ में न्यूज़पेपर होता है और वो उससे न्यूज़पेपर लेता है। वो कहता है, देखा, जॉर्ज के भाई हैरी को आज पूरी दुनिया सलाम कर रही है। और इसके बाद वो उसका न्यूज़पेपर उसे वापस दे देता है और जब वो पैसे जमा करवाने जाता है तो बिली देखता है कि उसके पास $8,000 नहीं होते। वो इस बात से पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता चलता कि उनके $8,000 कहाँ चले गए। दरअसल बिली ने जब पॉटर को उसका न्यूज़पेपर वापस दिया था तो गलती से उसने वो एनवेलप जिसके अंदर $8,000 थे वो भी न्यूज़पेपर के अंदर रख दिया था। और जब पॉटर उन पैसों को देखता है तो वो पैसे वो उसे वापस नहीं देता बल्कि वहां से निकल जाता है। बिली वापस अपने ऑफिस में आते हैं और जॉर्ज को बताते हैं कि उनसे $8,000 खो चुके हैं। बिली और जॉर्ज पूरे रास्ते ढूंढने की कोशिश भी करते हैं लेकिन उन्हें पैसे नहीं मिलते। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि उन्होंने अगर बैंक के पैसे नहीं चुकाए तो उनके ऊपर स्कैंडल और क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे और उन्हें जेल हो जाएगी। इस बात से जॉर्ज पूरी तरह से परेशान होता है। वो अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी पत्नी और उसके बच्चे क्रिसमस की तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि अगले दिन क्रिसमस है। जॉर्ज परेशान होता है, इसीलिए उसका अपनी फैमिली के साथ बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। हालांकि जॉर्ज इस तरह का इंसान नहीं होता लेकिन वो इतना परेशान होता है कि वो अपने दिमाग को अपने आप को काबू करने में सक्षम नहीं होता। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो अपनी फैमिली से माफी मांगता है और इसके बाद घर से निकल जाता है और सीधा मिस्टर पॉटर के पास जाता है, वो इंसान जो किसी भी कीमत पर जॉर्ज की कंपनी को बंद करवाना चाहता है। जॉर्ज पॉटर से कहता है कि इस शहर में आपके अलावा कोई भी मुझे $8,000 नहीं दे सकता। पॉटर कहता है, मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए क्या है? तुम क्या सिक्योरिटी दे सकते हो? ना तुम्हारे पास बॉन्ड्स है, ना तुम्हारे पास शेयर्स है, ना कोई प्रॉपर्टी है। जॉर्ज उसे अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिखाता है। वो कहता है कि इसकी कीमत $15,000 है। पॉटर कहता है ये कीमत मरने के बाद है लेकिन इस वक्त इसकी कीमत $500 है। और पॉटर साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें एक पैनी भी नहीं दे सकता। जॉर्ज इस बात से बहुत निराश हो जाता है और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद जॉर्ज एक बार में जाता है, वहां बहुत शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो एक ब्रिज के सामने खड़ा हो जाता है क्योंकि वो अपनी जान देना चाहता है। ये वही पल होता है जिस पल में ये फिल्म, ये कहानी शुरू ही होती है। पूरा शहर जानता है कि जॉर्ज को जेल होने वाली है, उसे पुलिस अरेस्ट कर लेगी और सब जॉर्ज के बारे में जानते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। इसीलिए जॉर्ज की वाइफ, उसके बच्चे और शहर के सभी लोग जॉर्ज के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं और ये प्रेयर गॉड तक पहुंचती है। अब जॉर्ज जंप करने वाला होता है लेकिन इससे पहले कि वो नीचे पानी में जंप करता, वहां पर क्लेरेंस, जो कि एंजल है जिसे गॉड ने खुद भेजा है, वो पानी में जंप कर देता है और जॉर्ज से मदद मांगता है। जॉर्ज भी पानी में कूद जाता है और वो क्लेरेंस को, जो कि एक एंजल है जिसके बारे में जॉर्ज को कुछ भी नहीं पता, वो उसे बचाकर पानी से बाहर ले आता है। इसके बाद पास के घर में जॉर्ज और क्लेरेंस जाते हैं और वहां पर जो आदमी होता है वो क्लेरेंस से, जो कि एक एंजल है, उनसे पूछता है कि आपने पानी में जान देने के लिए जंप क्यों मारी? वो कहता है मैंने अपनी जान देने के लिए नहीं बल्कि जॉर्ज की जान बचाने के लिए ऐसा किया। जॉर्ज पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता? वो बताता है कि मेरा नाम है AS2, एंजल सेकंड क्लास। जॉर्ज कहता है अगर तुम एंजल हो तो तुम्हारे पंख कहाँ हैं? क्लेरेंस कहता है कि मैं एंजल सेकंड क्लास हूँ, इसीलिए मेरे पास पंख यानी कि विंग्स नहीं है। उन्हें कमाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद करनी है। एक बार मैंने तुम्हारी मदद कर दी, उसके बाद मुझे मेरे विंग्स यानी कि पंख मिल जाएंगे। वो जॉर्ज को समझाता है कि मात्र $8,000 के लिए कभी भी अपनी जान नहीं देनी चाहिए। जॉर्ज कहता है कि अगर तुम एंजल हो तो क्यों ना मुझे $8,000 दे दो। क्लेरेंस कहता है कि हम डॉलर्स यानी कि पैसे इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए पैसों में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी जान देकर सबको खुश कर सकते हो तो ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। जॉर्ज कहता है कि इससे अच्छा तो ये होता है कि मैं कभी पैदा ही ना होता, ताकि मेरे दोस्त, मेरे परिवार, मेरे बच्चे सब के सब खुश होते।
क्लेरेंस उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और तभी क्लेरेंस को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी विश को पूरा करता हूँ, तुम इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुए। और तभी जॉर्ज देखता है कि उसका एक कान जो खराब होता है वो भी पूरी तरह से ठीक हो चुका होता है, और साथ ही में उसके होंठ से खून निकल रहा होता है, वो भी बंद हो चुका होता है। जॉर्ज को कुछ भी समझ नहीं आता, और इसके बाद क्लेरेंस और जॉर्ज बाहर आते हैं। जॉर्ज देखता है कि बाहर उसकी गाड़ी नहीं होती, और वहां पर जब एक आदमी से वो पूछता है कि मैंने अपनी गाड़ी अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी की थी, लेकिन वो गाड़ी यहाँ पर नहीं है। वो आदमी बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन बातों ही बातों में जॉर्ज को यहाँ पर ये पता चलता है कि इस शहर का नाम अब पॉटर्सविल है। पॉटर वही आदमी जो जॉर्ज को हमेशा से बर्बाद करना चाहता था, जबकि इस शहर का नाम बेडफोर्ड फॉल्स होना चाहिए था, जैसा कि जॉर्ज के वक्त में था। जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता, और इसके बाद ये बार में चले जाते हैं, और बार का जो ओनर होता है वो भी पूरी तरह से बदल चुका होता है। और अब यहाँ पर मिस्टर गॉवर आते हैं। मिस्टर गॉवर वो आदमी है जिन्होंने कई साल पहले जॉर्ज के हाथों एक बच्चे को दवा भिजवाई थी, और उन्होंने गलती से उसे जहर भिजवा दिया था, क्योंकि उस दिन उनके बेटे की डेथ का लेटर आया था। लेकिन जॉर्ज को ये बात पता चल गई थी, इसीलिए उसने वो दवा बच्चे को नहीं दी थी, और इस वजह से वो बच्चा और मिस्टर गॉवर दोनों बच गए थे। लेकिन अब इस दुनिया में जॉर्ज कभी था ही नहीं, इसीलिए उनकी दवा से वो बच्चा मर गया था, जिसकी वजह से मिस्टर गॉवर को 20 साल की सजा हुई, और अब इस शहर में कोई भी उनकी इज्जत नहीं करता। जॉर्ज मिस्टर गॉवर के पास जाता है और उनसे पूछता है क्या आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जॉर्ज हूँ। वो कहते हैं कि नहीं। इसके बाद जॉर्ज को और एंजल क्लेरेंस को बाहर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन दोनों की बातें बहुत अजीब है, जो किसी को भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रही होती। जहाँ जॉर्ज को पहले पूरा शहर जानता था, अब यहाँ पर जॉर्ज को कोई भी नहीं पहचानता। जॉर्ज को लगता है कि क्लेरेंस ने उसे हिप्नोसिस कर दिया है। वो क्लेरेंस से पूछता है क्या तुमने मुझे हिप्नोसिस किया है? क्लेरेंस कहता है कि नहीं। जॉर्ज कहता है फिर ये अजीब चीजें मुझे क्यों दिख रही है? क्लेरेंस कहता है क्योंकि तुम पैदा हुए नहीं। जॉर्ज कहता है कि मेरा नाम जॉर्ज बेली है। क्लेरेंस कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉर्ज अपने आइडेंटिटी कार्ड्स उसे दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी जेब में एक भी कार्ड नहीं होता। जॉर्ज को लगता है कि उसे नशा हो गया है, उसने शराब ज्यादा पी ली, ये उसी का असर है। वो कहता है मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। और जब वो अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो वो देखता है कि जहाँ पर उसकी कंपनी थी अब वहाँ पर एक बार है। उसे बताया जाता है कि ये कंपनी सालों पहले बंद हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक टैक्सी आती है। ये टैक्सी ड्राइवर जॉर्ज का दोस्त है, लेकिन वो जॉर्ज को नहीं पहचानता। जॉर्ज टैक्सी ड्राइवर को कहता है कि तुम मुझे मेरे घर ले चलो। टैक्सी ड्राइवर कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है? ये बात सुनकर जॉर्ज हैरान होता है, क्योंकि ये दोनों अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद जॉर्ज उसे अपना पता बताता है, और साथ ही साथ टैक्सी ड्राइवर के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में, उसके घर के बारे में उसे बहुत सारी बातें बताता है। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जॉर्ज पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन टैक्सी ड्राइवर को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए वो पुलिस को इशारा करता है, और अब पुलिस भी उसके पीछे आना शुरू कर देती है। जॉर्ज अपने घर पहुंचता है, और वो देखता है कि वहां पर कोई घर नहीं बल्कि एक खंडर है, जो पिछले 20 सालों से इसी तरह बंद पड़ा है। ये देखकर जॉर्ज पूरी तरह से हैरान हो जाता है, और तभी वहां पर पुलिस वाले आ जाते हैं। इनमें से एक पुलिस वाले का नाम बर्ट होता है, जो जॉर्ज का दोस्त है, लेकिन वो भी जॉर्ज को नहीं पहचानता। जॉर्ज पूरी तरह से बौखला जाता है। वो पुलिस वाला कहता है कि हमें तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, लेकिन जॉर्ज कहता है कि मैं अपनी मॉम के घर जाना चाहता हूँ। पुलिस वाले को लगता है कि इसकी दिमागी हालत खराब है, और जब वो उसे डंडे से मारने वाला होता है तभी क्लेरेंस उसके हाथ पर काट लेता है, और जॉर्ज वहां से भाग जाता है और सीधा अपनी मॉम के घर जाता है, जहां पर उसकी मॉम उसे पहचानती नहीं है। हालांकि जॉर्ज बहुत कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी मॉम उसे पहचानती कैसे? जॉर्ज बोलता है क्या आप बिली अंकल को भी नहीं पहचानती? बिली अंकल वही होते हैं जिन्होंने $8,000 खोए थे। जॉर्ज की मॉम पूछती है कि तुम बिली अंकल से आखिरी बार कब मिले थे? जॉर्ज कहता है कि आज सुबह। उसकी मॉम उसे बताती है कि वो पिछले 20 सालों से पागल खाने में है। जब हमारी बिल्डिंग और लोन की कंपनी आज से 20 साल पहले बंद हुई, उसके बाद उनका दिमागी संतुलन खो गया और उन्हें पागल खाने में भर्ती करना पड़ा। इसके बाद जॉर्ज वहां से भी निकल जाता है, और तभी उसके सामने क्लेरेंस आता है। वो क्लेरेंस को बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे किससे मिलना है। आखिरी आदमी जिससे मैंने बात की थी वो बिली पार्क में रहता है। बिली पार्क वो जगह होती है जो जॉर्ज की कंपनी ने उन लोगों के लिए बनाई थी जो स्लम्स में रहते थे, जो पॉटर के अधीन थे, यानी कि जो पॉटर को किराए दे दे के थक चुके थे। अब जॉर्ज उस जगह पहुंच जाता है, और वो देखता है कि वहां पर कोई भी कॉलोनी नहीं होती, बल्कि वहां पर एक कब्रिस्तान होता है, और उस कब्रिस्तान में उसके भाई हैरी बेली की भी एक कब्र होती है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है।
क्लेरेंस उसे बताता है कि सन 1919 में हैरी की पानी में डूबकर मृत्यु हो गई। ये वो घटना थी जिस घटना में जॉर्ज ने अपने भाई हैरी की जान बचाई थी और उसका एक कान खराब हो गया था। जॉर्ज कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई वॉर में गया था, वहां पर उसने कई लोगों की जान बचाई थी जिसके लिए उसे मेडल भी दिया गया था। क्लेरेंस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जितने भी लोगों की उसने जान बचाई थी वो सब के सब वॉर में मारे गए। जॉर्ज कहता है मेरी वाइफ मैरी और मेरे बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि वो अपनी वाइफ से और अपने बच्चों से मिलना चाहता है। क्लेरेंस कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन जॉर्ज की जबरदस्ती करने पर उसे बताना पड़ता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ ने कभी शादी की नहीं, वो एक मेड है जो लाइब्रेरी में काम करती है। और जॉर्ज लाइब्रेरी की तरफ भागता है जहां पर उसे मैरी दिखती है जिसके हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, वो एक गरीबी की जिंदगी जी रही होती है। जॉर्ज उसे बताने की कोशिश करता है कि वो कौन है, वो उससे अपने बच्चों के बारे में भी पूछता है। इस बात से मैरी बिल्कुल डर जाती है और वो शोर मचाना शुरू कर देती है। तभी वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सब के सब जॉर्ज को पकड़ लेते हैं। दरअसल ये एक छोटा सा शहर होता है जहां पर हर कोई जॉर्ज को किसी वक्त में जानता था जब वो पैदा हुआ था, लेकिन अब वो पैदा हुआ ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता। यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन जॉर्ज किसी तरह से वहां से भाग जाता है। लेकिन जॉर्ज को अब एहसास हो जाता है कि क्लेरेंस एक एंजल है और वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। अगर वो पैदा हुआ ही ना होता तो इस पूरे शहर के हालात ऐसे होते जैसे इस वक्त है। और उसे अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस अब पता चलती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कितना बड़ा रोल प्ले किया, जिसने कई लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। और वो मात्र $8,000 के लिए अपनी जिंदगी को खत्म करने वाला था। वो गॉड से प्रार्थना करता है कि मुझे वापस भेज दो, मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। मैं अपनी बीवी और बच्चों के पास जाना चाहता हूँ, मैं एक बार फिर से जीना चाहता हूँ, गॉड मेरी हेल्प करो। और तभी वहां पर पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस की गाड़ी में वही पुलिस वाला होता है जो अभी कुछ देर पहले उसे अरेस्ट करने वाला होता है, लेकिन अब वो उसे जानता है। वो कहता है जॉर्ज, और जब जॉर्ज अपना नाम सुनता है तो वो समझ जाता है कि वो वापस इस दुनिया में आ गया है, यानी कि उसका जन्म हो गया है। ईश्वर ने उसकी प्रेयर को कबूल कर लिया है। इस बात से वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसे अपनी जिंदगी की इंपॉर्टेंस पता चल चुकी है, उस जिंदगी की जिसे वो अभी कुछ देर पहले पूरी तरह से खत्म करने वाला था। आज क्रिसमस की रात होती है। वो भागता हुआ खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में मिस्टर पॉटर को भी क्रिसमस विश करता है, जो कि उसके सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं, क्योंकि वो समझ चुका है जिंदगी में दुश्मनी के लिए, नफरत के लिए वक्त ही नहीं है, जिंदगी बहुत छोटी है। और इसके बाद जब वो घर पहुंचता है वो अपने बच्चों को गले लगाता है, उनसे बहुत प्यार करता है। और तभी बाहर से उसकी पत्नी मैरी भी आ जाती है। वो मैरी को गले लगाकर उसे बहुत प्यार करता है। हालांकि यहाँ पर बैंक के लोग, वकील भी होते हैं जो उसे गिरफ्तार करना चाहते हैं, लेकिन जॉर्ज को इसकी कोई भी परवाह नहीं है। वो जानता है कि जिंदगी में हर एक चीज से निकला जा सकता है। अब मैरी जॉर्ज को क्रिसमस ट्री के पास खड़ा करती है और तभी अंकल बिली और शहर के सभी लोग एक एक करके जॉर्ज के घर के अंदर आना शुरू कर देते हैं। और इनके पास काफी सारे पैसे भी होते हैं जो इन्होंने पूरे शहर से इकट्ठा किए, क्योंकि मैरी ने सबको बता दिया था कि जॉर्ज के साथ क्या हुआ। जॉर्ज ने पूरी जिंदगी सबकी मदद की, सब उससे बहुत प्यार करते हैं। और अब जॉर्ज के पास $8,000 से भी ज्यादा पैसे हैं। और तभी वहां पर जॉर्ज का भाई हैरी भी आ जाता है, जो कि अब एक पायलट है। वो अपने भाई से कहता है कि तुम इस शहर के सबसे अमीर आदमी हो, क्योंकि अमीर सिर्फ पैसों से नहीं बना जाता। अमीर होने के लिए लोगों का दिल जीतना पड़ता है, लोगों के दिलों में प्यार पैदा करना पड़ता है। और साथ ही साथ वहां पर उसे एक किताब भी मिलती है जो उसके लिए क्लेरेंस ने यहाँ पर भेजी है। इस किताब का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सोयर्स और उस पर एक मैसेज भी लिखा होता है। उसमें लिखा होता है, डियर जॉर्ज, रिमेंबर नो मैन इज फेलियर हु हैज फ्रेंड्स, यानी कि जिस भी आदमी के पास दोस्त होते हैं वो कभी भी जिंदगी में फेलियर नहीं होता। और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा होता है कि उसे उसके विंग्स मिल चुके हैं। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जिंदगी में चाहे कितना ही बुरा वक्त क्यों ना हो, वो वक्त आने पर बदल ही जाता है। जिस तरह से हर एक रात के बाद सुबह होती है, तूफान चाहे कितना ही बड़ा, कितना ही भयानक क्यों ना हो, उसे थमना ही होता है। उसी तरह से जिंदगी में परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हो, वो वक्त के साथ बदल ही जाती है। अगर जॉर्ज ने सुसाइड कर लिया होता तो उसे कभी पता ही नहीं चलता कि पूरा शहर, उसके परिवार वाले उससे कितना प्यार करते हैं, उसकी कितनी इज्जत करते हैं और उसकी इस दुनिया में क्या इंपॉर्टेंस थी। जिंदगी में हर एक परिस्थिति बदल जाती है। जिस तरह से हमेशा हमारी जिंदगी में खुशियां नहीं रहती, उसी तरह से हमेशा हमारी जिंदगी में दुख भी नहीं रहते। तो ये थी पूरी कहानी इट्स अ वंडरफुल लाइफ की।
ये मूवी 1946 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे जिनका नाम था फ्रैंक कैपरा, उनका कहना था कि वो इस फिल्म को हर क्रिसमस के दिन अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। अगर आपको भी इस कहानी से कोई सीख, कोई मोटिवेशन मिला हो तो इस कहानी को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।